गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, हरितगृह प्रभाव या भूमंडलीय ऊष्मन क्या है, हरितगृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्या है, क्यों होता है, कौन कौन से कारण जिम्मेदार है और कौन कौन से प्रभाव इसके कारण पड़ते हैं। हमने पढ़ा था तापमान में वृद्धि होती है, बर्फ पिघलती है, जो वनस्पति है, जीव जंतु है, उन पे प्रभाव पड़ता है और जो बर्फ पिघलेगी उससे जो द्वीपीय क्षेत्र है और तटवर्ती प्रदेश है दोनों ही क्या है, जलमग्न हो जाएंगे। ये भी इसका दीर्घकालिक परिणाम है। कुछ ऐसे द्वीप है जो जलमग्न भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो अपने भारतीय उपमहाद्वीप में जो लगभग देश है वो इसके प्रभाव से प्रभावित है और भारत और चीन में जो गेहूं का उत्पादन होता है वो भी इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ जो जीव है, सामुद्रिक जीव है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं और वनस्पतियां हैं वो भी क्या है, इससे प्रभावित हो रही है। हमने एक पढ़ा था कि गंगा जो नदी निकलती है गंगोत्री, उस गंगोत्री नदी का जो ग्लेशियर है वो 23 मीटर पीछे हो गया है। इसका मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका प्रभाव उस पर पड़ा है और जैसे वो 23 पीछे हुआ तो वहाँ जैव विविधता में क्या है, अंतर आया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हमारे तटवर्ती जो नगर है उनको भी क्या है कि खतरे का सामना करना पड़ सकता है आगामी वर्षों में अगर ये ग्लोबल वार्मिंग रोकी नहीं गई, क्योंकि 0.5 से लेकर लगभग 1.5 डिग्री तक तापमान जो बढ़ रहा है वो हमारे लिए एक खतरे का संकेत है। अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, हरितगृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको कम करने के लिए हम कौन से उपाय सामान्यतः कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किन कारणों से होता है, ये हमने पढ़ा। तो कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन से यह अभिक्रिया होती है जब भूमंडलीय जो क्षेत्र है वो गर्म होता है और कार्बनिक गैस वातावरण में होती है तो लघु तरंगें तो आ जाती है और दीर्घ तरंगें वायुमंडल क्रॉस नहीं कर पाती है। उस स्थिति में वायुमंडल का ताप है वो भूमंडलीय पवनें हैं या आपके दीर्घकालिक जो पार्थिव किरणें हैं उनके कारण बढ़ जाता है और यही कारण है कि आपके पृथ्वी का ताप है, वायुमंडलीय ताप है, वो लगातार बढ़ रहा है। अब इसे हमने पढ़ा भी था कि जलवायु में भी क्या आता है, अंतर आता है और जलवायु में अंतर से बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत सारी वनस्पतियां है वो प्रभावित हो रही है। अब इसके प्रभाव जो है उसके उपाय क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये उपाय है कि हमें इसके लिए जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और लगाने के साथ साथ इनका क्या करना चाहिए, संरक्षण भी करना चाहिए। यानी पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और लगाने के साथ साथ संरक्षण भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात, क्योंकि पेड़ पौधे जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, हमारे कार्बनिक गैसों के संतुलन को अगर कोई रखता है तो कौन रखते हैं, पेड़ पौधे।
क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण में आपकी कौन सी गैस काम आएगी, CO2 गैस आएगी। उसको वो भोजन बनाने में ग्रहण करेंगे और वह क्या करेंगे, ऑक्सीजन निर्मुक्त करेंगे। तो CO2 का संतुलन बनाने में कौन, पेड़ पौधे जिम्मेदार है। और पेड़ पौधों का हम संरक्षण भी करें, जिससे क्या है कि लगातार कटाई नहीं हो, और कटाई नहीं होगी तो ये संतुलन है धीरे धीरे क्या बनता चला जाएगा। दूसरी बात है, हम जो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड है या सर्वाधिक कार्बनिक है वो किससे होती है, जीवाश्म ईंधन से। सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन किससे होता है, जीवाश्म ईंधन से, पेट्रोलियम है, कोयला है, इनसे। तो हमें क्या करना है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना है। इसको जीवाश्म ईंधन के उपयोग को क्या करना है, कम करना है। और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे कार्बनिक जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तीसरी बात हम कहें कि पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपने रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में होती है, एक ऐसी गैस है जिसका उत्सर्जन अगर हो जाए तो काफी वर्षों तक ये है नष्ट नहीं होती है। तो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर भी रोक लगानी है, जिससे क्या होगा, कार्बनिक गैसों का जो स्वरूप है वातावरण में नहीं रहेगा, ज्यादा संतुलन रहेगा। और संतुलन रहने से क्या होगा, हरित गृह प्रभाव जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी। तो ये सामान्य सी बातें हैं जो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा जितने भी कार्बनिक गैस हैं उनके उत्सर्जन पे भी रोक लगानी चाहिए। और सबसे बड़ा जो है उपाय, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी है। ये सबसे बड़ा उपाय, ये सब में आएगा, सब में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी है। किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। किसके बारे में, भूमंडलीय ऊष्मन के बारे में, हरित गृह प्रभाव के बारे में। जागरूकता कैसे, उनको कारणों को उनको इसके कारणों को बताना पड़ेगा, उनको इसके परिणाम प्रभावों को बताना पड़ेगा, और उसके बाद बताना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे ये जो बदलाव है उसको हम कम करें। तो विद्यार्थियों, हमने हरित गृह प्रभाव के प्रभाव, कारण और उपाय है वो जाने। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओजोन परत क्षरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आ जाता है 3 नंबर का। ओजोन परत क्षरण यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण, ये क्या है ओजोन परत क्षरण? उसको जानने से पहले आपने पिछली कक्षा में 11th में पढ़ा भी था कि ओजोन परत कहाँ पर है, ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर जो बनी गैस है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है, और इस गैस की एक परत है हमारे वायुमंडल में, समताप मंडल में मिलती है। कहाँ मिलती है, समताप मंडल में। देखते हैं, सबसे नीचे आपके पृथ्वी का तल आ गया, पृथ्वी के तल के ऊपर 8 किलोमीटर दूरों पर 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से ये आपके सौरमंडल आ गया। एवरेज करें तो कितना, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर क्या है, सौरमंडल।
इस सौरमंडल से लेके आपके 50 किलोमीटर तक है वो समताप मंडल है। 50 किलोमीटर क्या है? समताप मंडल है। इसी समताप मंडल में 20 से लेके 35 मुख्य है और ऊपर तक भी है 50 तक। 20 से लेके 35 तक एक मोटी परत है जो मुख्य है। ओजोन के निचला जो क्षेत्र है ये ओजोन लेयर है, ओजोन गैस की लेयर है। मुख्यतः 20 से 35, जो 50 तक भी है। सघनतम भाग इधर है। ओजोन लेयर का मतलब है O3 गैस की एक परत है। अब आप बोलोगे साहब इसका काम क्या है? तो सबको पता है क्योंकि छोटी क्लासों से यह ओजोन जो परत है उसके काम का जिक्र होता है। ओजोन परत का काम है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, उन पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। कौन? ओजोन। इसका अवशोषण करती है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जिससे क्या होगा? ये पराबैंगनी किरणें हैं वो ऐसी किरणें हैं जो हमारी पृथ्वी पर ताप में क्या करती है? वृद्धि करती है। साथ ही साथ बहुत सारे नेगेटिव परिणाम हैं वो हमारी पृथ्वी पर उत्पन्न करती है। तो ओजोन जो है वो इस पराबैंगनी किरणों, इन पराबैंगनी किरणों को रोक करके हमारी पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से रोकती है, अत्यधिक तापमान बढ़ने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। ये बात समझ में आ गई। ओजोन क्या है? ओजोन O3 गैस है। ओजोन के ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं। एक परत कहाँ पर है? समताप मंडल में है। कौन से में? समताप में है। ये आपके 13 के बाद में लेके 50 तक क्या है? समताप है। समताप के कौन से? लगभग 20 से 33 किलोमीटर में क्या है? ये परत है। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। पराबैंगनी किरणें क्या करती है? हमारी पृथ्वी पे ताप में वृद्धि करती है। अब हम बात करें कि जो ये ओजोन परत है इसका क्षरण क्या है? ओजोन परत का क्षरण क्या है? ओजोन परत डिप्लेशन क्या है? और ओजोन परत जो है उसमें क्या हुआ है कि लगातार जो हमारे कार्बनिक गैसें उत्पन्न हो रही है पृथ्वी पर, उन कार्बनिक गैसों के कारण हमारी जो ओजोन परत है उसमें लगातार जो कमी आ रही है, लगातार उसकी सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। किसकी? ओजोन गैस की सांद्रता में कमी। वो समताप में भी और हमारे सौरमंडलीय वायुमंडलीय क्षेत्र में भी, दोनों में ओजोन परत की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और ये कमी किस कारण से आ रही है? इन कार्बनिक गैसों के कारण। तो ये ओजोन परत में जो सांद्रता है इसकी कमी जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत क्षरण या ओजोन परत छिद्र। अब आप बोलोगे साहब छिद्र हो गया। अब छिद्र जो है वो कैसे? ये ओजोन है, इस ओजोन का जो स्थान है दूसरी गैसों ने ले लिया। दूसरी गैसों ने लिया। कौन सी गैसों ने? कार्बनिक गैसों ने ले लिया। अब ये गैसें क्या करेगी? ये गैसें आपकी सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके लिए क्या है? एक आने का मुख्य मार्ग या मुख्य द्वार बन गई। मुख्य द्वार या मुख्य मार्ग बन गई। ओजोन यहाँ है नहीं तो वो सीधी की सीधी कहाँ आएगी? पृथ्वी पर आएगी। यही क्या है? ओजोन परत छिद्र है। यानी ओजोन की जगह है वो दूसरी गैसों ने ले ली, जिसका सीधा सा जो स्रोत है, यानी जो गैसीय उत्सर्जन का स्रोत है वो कौन है? मानव ही माना जाता है। ये सारा काम किसने किया है? ये सारा काम
मानव ने किया है। इन गैसों की सांद्रता को किसने बढ़ाया है? मानव ने ही बढ़ाया है। तो ओजोन परत जो है उसकी जानकारी की बात करें तो ओजोन परत की जो जानकारी है वो हमें 1920 में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे, ऑक्सफोर्ड के GM डी डॉब्सन, इन्होंने ओजोन की निगरानी के लिए एक यंत्र बनाया जो ओजोन की क्या करता है? निगरानी करता है। इसके बाद ओजोन परत के क्षय की बात करें, इसके क्षरण की बात करें तो इसकी जानकारी हमें 1960 में मिली सबसे पहले, और वैज्ञानिकों के प्रयास से ये पता लगा कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उस महाद्वीप पर ओजोन परत का क्या हुआ है? क्षय हुआ है, एक छिद्र बन गया है। क्या बन गया है? छिद्र बन गया है। और इन्होंने बताया, वैज्ञानिकों के प्रयासों से हमें पता लगा कि ओजोन जो गैस है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी भागों की बात करें तो लगभग ओजोन की मात्रा 20 से 30% क्या हो गई है? कम हो गई है। एक छिद्र बन गया, यानी गैस की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। कितनी? 20 से 30%। और प्रतिवर्ष लगभग 0.5% ये मात्रा कम होती चली जा रही है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही नहीं, इसके अतिरिक्त आपके दक्षिण के जो प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेशों में भी आपको ओजोन क्षरण की रूपरेखा दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तथा उत्तरी ध्रुव में बसंत व सर्दियों में ये जो ओजोन परत क्षय की जो रूपरेखा है वो दिखाई देती है। वैसे ओजोन परत जो है वो एक इकाइयों में नहीं नाप करके सम्मिलित जो क्षय है उसको एक माप में मापा जाता है। ओजोन परत क्षरण की माप जो है उसको हम डॉब्सन यूनिट बोलते हैं। डॉब्सन जो इन्होंने सबसे पहले इसके मॉनिटरिंग के लिए यंत्र बनाया था, इसलिए डॉब्सन यूनिट जो है उसके आधार पर हम इसके क्षय या क्षरण को मापते हैं। डॉब्सन यूनिट में एक इकाई है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आता होगा कि ओजोन परत क्षरण है उसका जो रूप है वो ध्रुवों पे ही कैसे दिखाई दिया? हालांकि आपके मध्य अक्षांशों में जो ओजोन परत क्षरण होता है उसको ओजोन रिक्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन रिक्तीकरण। और जो आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वहां पर इस प्रकार की अभिक्रिया प्राय नहीं होती है। ओजोन परत जो क्षरण की अभिक्रिया है वो इन प्रदेशों में क्यों होती है? ध्रुवीय प्रदेशों में, क्योंकि जो ध्रुवीय समताप मंडल है उसमें जो इस प्रकार के जो बादल बनते हैं उन बादलों में जो ओजोन परत क्षरण की अभिक्रिया है वो अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुव जो है उसके अति ठंडे प्रदेश है उसमें इस प्रकार के बादल बनते हैं जो ओजोन परत के क्षरण के कारण बनते हैं। भाई ध्रुवीय प्रदेशों में इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जिससे ध्रुवीय समताप जो है वैसे निकटता भी है, वैसे देखें हम निकटता भी है। ध्रुव पे 8 किलोमीटर ही सौरमंडल था
उसके बाद क्या आ गया, सप्तनाभ मंडल। भूमध्य रेखा से कितना था, 18 किलोमीटर। तो यहाँ निकटता भी है, सप्तनाभ मंडल में जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ निकटता भी है, और इस यहाँ पे जो बादल बनते हैं वो बादल है वो इस क्षरण की अभिक्रिया के लिए क्या है, इस ठंडे प्रदेश में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और इस अभिक्रिया को करने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये बादल है पूरी ध्रुवीय प्रदेशों में निर्मित होते हैं। इस कारण से ओजोन परत जो क्षरण है उसका वैज्ञानिकों को पहले पता नहीं लगा, बाद में उन्होंने शोध किए तो अचानक उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पे इस प्रकार के छिद्र की रूपरेखा को देखा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ही और ध्रुवीय प्रदेश है वहां, ये देखो बसंत और सर्दी दोनों ऋतुओं में आपको देखने को मिलेंगे। ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर ध्रुवीय समताप जो बादल है उनका निर्माण होता है, वो इस ठंडे वातावरण में क्या करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। कार्बनिक गैसों का सांद्रण हो जाएगा, कार्बनिक गैसों के सांद्रण से ये क्या करेगा, हैलोजनिक गैसों के साथ मिलकर अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने से ओजोन परत का क्षरण होगा। इसलिए ओजोन परत क्षरण है वो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव महाद्वीपों में देखने को मिलता है। बताया जाता है कि 1970 के बाद प्रति दशक लगभग 4%, कितनी, लगभग 4% ओजोन परत क्षरण की रूपरेखा सामने आ रही है। और इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे हम क्या 0.5%, लगभग 20 से 30% क्या हो गई है, या कम हो गई है। सबसे बड़ा क्षेत्र इधर ही है, और मध्य अक्षांशों में इसे ओजोन रिक्तीकरण कहते हैं। ये लगभग 6% हो चुका है, और उष्णकटिबंधीय में यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का क्षरण क्या है, और ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया गया, और ओजोन परत की जो क्षरण की इकाई है उसको किस यूनिट में मापते हैं, डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। और 1960 में पहली जानकारी हमें मिली अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तरी ध्रुव पे क्षरण है, क्योंकि यहाँ समताप व ध्रुवीय समताप बादलों का निर्माण होता है, जो इस अभिक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और वो आपके ध्रुवीय प्रदेशों की अति शीत या बहुत कम टेम्परेचर में निर्मित होते हैं और अभिक्रिया करते हैं। मध्य अक्षांशों में ओजोन जो वायुमंडल में है उसका हमारी जो हैलोजनिक गैसें हैं और जो कार्बनिक गैसें हैं उनके साथ मिलकर के रिक्तीकरण हो रहा है, ओजोन के परमाणु टूट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये प्राय अभिक्रिया नहीं होती है। ये चीज हमने पढ़ी। अब पढ़ेंगे ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन से प्रभाव, और इनके लिए कौन कौन से, क्योंकि विश्व स्तरीय समस्या है ये ओजोन, ये वैश्विक समस्या है। इस वैश्विक समस्या के लिए कौन प्रयास कर रहा है, पूरे विश्व स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयास कर रहा है, कई सम्मेलन उन्होंने किए हैं। अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे।